प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 के जीव विज्ञान विषय के जो वंशावली का आणविक आधार है अर्थात मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अर्थात वंशावली का आणविक आधार नामक लेसन के विषय में अध्ययन करवाने जा रहे हैं। प्रिय बच्चों, ये जो वंशावली का आणविक आधार है, यह सबसे पहले आप जानते हैं कि वंशावली क्या है, अर्थात इनहेरिटेंस किसे कहेंगे, यह हम इस वंशावली की परिभाषा देते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो माता पिता से संतानों में पहुंचते रहते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसे लक्षणों को वंशागत कहते हैं, वंशागत लक्षण कहते हैं तथा इनके गुण को वंशागती गुण कहते हैं। प्रिय बच्चों, अब ये आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेस जो होता है कि किस प्रकार से ये एक संतति एक स्टेज से दूसरे स्टेज यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किस प्रकार से प्रवाहित होते हैं, उस टॉपिक्स को आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे। प्रिय बच्चों, इस वंशावली के पहले हमने आपको मेंडल के वंशावली के नियम अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार लक्षणों का आदान प्रदान हो रहा था उसके विषय में जाने। अब हम आपको इस वंशावली के आणविक आधार में आणविक अणु जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं वो डीएनए है अथवा आरएनए, इसके विषय में आपको अध्ययन करना है। प्रिय बच्चों, सबसे पहले आप ये जानेंगे कि इस आनुवांशिक पदार्थ इस जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसे हुई थी। इस खोज के विषय में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक थे जिन्होंने, जैसे रॉबर्ट हुक 1831 में इन्होंने कोशिका की जो 1665 ईस्वी में खोज किया था, उन कोशिकाओं में भी डीएनए और आरएनए नामक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की खोज को देखा था और उस समय उनका नाम उन्होंने न्यूक्लियन रखा था। सीधे उन्होंने आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए अथवा आरएनए नहीं रखा था, उनको सबसे पहले उन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया। फिर बाद में तमाम वैज्ञानिक फ्रेडरिक माइसर, रूडोल्फ वर्चो और जो है वाल्डियर इत्यादि सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर जो है फिर अपना अपना अलग अलग परिकल्पना दिया था। अलग अलग परिकल्पनाओं के आधार पर उन्होंने इस न्यूक्लियन को ही आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल बताया। पुनः ग्रिफिथ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने फ्रेडरिक माइसर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1869 ईस्वी में पस सेल्स जिसे मवाद कोशिकाएं कहते हैं उन पर अध्ययन किया और उन पर अध्ययन करने के बाद फिर उस न्यूक्लिक अम्ल को जो है न्यूक्लियन को न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया और उसी को जेनेटिक मटेरियल बताया। परंतु कुछ वैज्ञानिक ये सोचे कि न्यूक्लिक अम्ल जो है वह जेनेटिक मटेरियल है या उसमें जो मॉलिक्यूल्स है डीएनए अथवा आरएनए, उसमें से कौन सा मॉलिक्यूल्स आनुवंशिक पदार्थ है। प्रिय बच्चों, अब अगले टॉपिक में आप जानते हैं कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। अर्थात डीएनए एक
आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है। इस परिकल्पना को देने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है ग्रिफिथ। उन्होंने ये कहा था कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, किंतु उसके पहले जो न्यूक्लियन को आनुवंशिक पदार्थ माना गया है उसका नाम वैज्ञानिकों ने जो न्यूक्लिक एसिड दिया था, न्यूक्लिक अम्ल दिया था, उसको इन्होंने बताया था कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। प्रिय बच्चों, जो डीएनए है इसी डीएनए को अर्थात डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, इन डीएनए को ही ग्रिफिथ ने आनुवंशिक पदार्थ बताया और कुछ वैज्ञानिकों को इस पर पूर्ण विश्वास नहीं था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, किंतु ग्रिफिथ ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया और उन्होंने चूहे पर एक प्रयोग दिया और उस चूहे पर प्रयोग करने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। प्रिय बच्चों, सबसे पहले ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट सबसे पहले इस ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि निमोनिया रोग से ग्रसित अर्थात निमोनिया रोग के वाहक बैक्टीरिया जिसका नाम उन्होंने दिया था डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई, ठीक है। इस डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया का उन्होंने एक इंजेक्शन तैयार किया, अर्थात जिस प्रकार से मनुष्यों में विशेषकर बच्चों में न्यूमोनिया रोग होता था और बच्चों में सही ढंग से और सही समय पर उपचार न होने के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो जाती थी और ये डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है। ग्रिफिथ ने इन्हीं डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया का इंजेक्शन तैयार किया और उसका नाम S3 और R2 दिया। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये S3 इंजेक्शन है, S3, और इधर जो आपको दिखाई दे रहा है R2। प्रिय बच्चों, जैसे इस डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया का ग्रिफिथ ने इंजेक्शन तैयार किया तो उस इंजेक्शन का उन्होंने दो नाम दे दिया, एक S3 नाम दे दिया और एक R2 नाम दे दिया। अर्थात S3 को पैथोजेनिक और R2 को नॉन पैथोजेनिक नाम दे दिया।
नॉन पैथोजेनिक, अर्थात ये हिंदी में इसको कहते हैं रोगजनक और इसको कहते हैं अरोगजनक। अर्थात इन्होंने जो डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई का जो इंजेक्शन तैयार किया उस इंजेक्शन का दो नाम रख दिया। एक को आर से यस थर्ड अर्थात पैथोजेनिक अर्थात रोगजनक तथा दूसरा आर सेकेंड अर्थात नॉन पैथोजेनिक या अरोगजनक नाम दे दिया। प्रिय बच्चों, जैसे ग्रिफिथ ने इस पैथोजेनिक अर्थात यस थर्ड के इंजेक्शन को इंजेक्ट विथ माउस अर्थात यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये यस थर्ड है और इसको जब हम इंजेक्शन के थ्रू माउस में प्रवेशित करते हैं तब ऑल माउस आर डाइज अर्थात यह यस थर्ड का इंजेक्शन जैसे ही चूहे में प्रवेशित करते हैं वे सारे चूहे जिनमें यस थर्ड इंजेक्शन प्रवेशित हुआ वो सब मर गए। अर्थात यहाँ हम लिखते हैं इंजेक्ट विथ माउस अर्थात यस थर्ड चूहे में प्रवेशित किया और माउस आर डाइड डेड। माउस आर डेड। प्रिय बच्चों, जैसे ही इन्होंने यस थर्ड आर सेकेंड का इंजेक्शन चूहे में प्रवेशित किया इंजेक्ट विथ माउस माउस आर लिविंग अर्थात इसमें चूहे जीवित रहे और इसमें सभी चूहे मर गए। क्यों? क्योंकि ये आर सेकेंड नॉन पैथोजेनिक है और ये नॉन पैथोजेनिक होने के कारण ये इंजेक्शन चूहे में प्रवेशित करने पर सभी चूहे जीवित रहे। पुनः ग्रिफिथ ने क्या किया, यह देखा कि ये पैथोजेनिक है इसलिए इससे मर गए और ये नॉन पैथोजेनिक इससे चूहे जीवित रहे। उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड विथ यस थर्ड स्टेज अर्थात उन्होंने क्या कर दिया कि सेकेंड स्टेप में इस थर्ड इंजेक्शन को हीट कर दिया यस थर्ड इंजेक्शन को हीट कर दिया, गर्म कर दिया और जब गर्म कर दिया तो ये भी क्या हो गए, नॉन पैथोजेनिक हो गए। नॉन पैथोजेनिक अर्थात यह थर्ड पहले स्टेट में पैथोजेनिक था, रोगजनक था। अब जब हम इस यस थर्ड इंजेक्शन को ग्रिफिथ ने क्या कर दिया, हीट कर दिया, गर्म कर दिया जैसे यहाँ है। और जब गर्म कर दिया तो ये क्या हो गए, नॉन पैथोजेनिक हो गए। और जब नॉन पैथोजेनिक हो गए एंड देन इंजेक्ट विथ माउस और तब इस नॉन पैथोजेनिक को चूहे में प्रवेशित कराया तो देखा कि ऑल माउस इंजेक्ट विथ माउस, all mouse are living, all mouse are living अर्थात यस थर्ड इंजेक्शन को जब हीट कर दिया और हीट करने के बाद नॉन पैथोजेनिक हो गया और नॉन पैथोजेनिक होने के कारण जब चूहे में प्रवेशित कराया तो सभी जिसमें यस थर्ड प्रवेशित किया गया वो सारे चूहे जीवित रहे। प्रिय बच्चों, अब जो है फिर अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया
कि इस R सेकेंड और S थर्ड को क्या कर दिया, S थर्ड इंजेक्शन को और R सेकेंड इंजेक्शन को क्या कर दिया, एक में मिला दिया। S थर्ड प्लस R सेकेंड, S थर्ड हीट, S थर्ड को R सेकेंड में मिला दिया, मिक्स विथ S थर्ड एंड R सेकेंड। क्योंकि R सेकेंड पहले से नॉन पैथोजेनिक है और S थर्ड पैथोजेनिक है, इसलिए इस S थर्ड को जब R सेकेंड में मिक्स कर दिया, मिला दिया, एंड देन इंजेक्ट विथ माउस एंड इंजेक्ट विथ माउस, प्रवेशित कराने पर ऑल माउस आर डेड, ऑल माउस आर डेड। अर्थात ये इंजेक्शन नॉन पैथोजेनिक था और ये S थर्ड पैथोजेनिक थे, और इसको दोनों को जब मिला दिया, इंजेक्ट इंजेक्ट विथ माउस, और जैसे ही चूहे ने प्रवेशित कराया सभी चूहे क्या हो गए, मृत्यु हो गई। अतः इस प्रकार ग्रिफिथ ने ये कहा कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, अर्थात डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। प्रिय बच्चों, अब हमने आपको ये बताया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और जो है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट द्वारा हमने आपको समझा दिया। अब अगला टॉपिक्स आप पढ़ेंगे डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, अर्थात डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अर्थात डीएनए की संरचना। प्रिय बच्चों, ये डीएनए जो है एक सबसे पहले जो डीएनए है वह एक सीढ़ी के डंडे की तरह खड़ी श्रृंखलाएं होती थी और ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की बनी होती थी। इस पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का एक सिरा 5' और दूसरा सिरा 3' और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक सिरा 3' और दूसरी सिरा 5' होती थी। प्रिय बच्चों, ये डीएनए की जो संरचना होती थी वह संरचना ऐसे व्यवस्थित रहती थी कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच नाइट्रोजनी समाचार सीढ़ी के डंडे के समान एक दूसरे से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते थे। किंतु कुछ श्रृंखलाएं जो नाइट्रोजनी बेस के थे वह साइटोसिन गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते थे। किंतु कुछ वैज्ञानिकों ने इनमें क्या किया, कुछ वैज्ञानिकों क्या कि वाटसन तथा क्रिक ने
इस डीएनए के मॉडल में थोड़ा सा संशोधन कर दिया और उसके कारण वाटसन तथा क्रिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने डीएनए की संरचना तक बताया। अगले वीडियो में वाटसन तथा क्रिक के डीएनए मॉडल को समझाएंगे और बताएंगे।